हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अच्छा, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम टोटल 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। नंबर 1, हम डिस्कस करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड, हम डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और थर्डली, हम बनाएंगे रिकन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट्स बिटवीन मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, यानी कि दोनों में जो प्रॉफिट्स का डिफरेंस आएगा उसको रिकनसाइल करेंगे। अच्छा, जो मार्जिनल कॉस्टिंग है और जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए दोनों मेथड से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना जो है वो एक इम्पॉर्टेंस रखता है। और दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम शुरू में ये देख लेते हैं कि आखिर हम जब मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं या जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसके जब प्रॉफिट्स को रिकनसाइल करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं, या प्रॉफिट्स डिफरेंट क्यों आते हैं। पहले हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ें इस बात की समझ लेते हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं अपने मार्जिनल कॉस्टिंग से। अच्छा, पहले हम लोग जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग की एक एग्जांपल लेंगे और उससे उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और फिर सेम डेटा से हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद डिफरेंसेस को एनालाइज करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए मैं ये कह लेता हूँ कि हमारे पास कुछ डेटा दिया हुआ है, कुछ डेटा या कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, और वो डेटा या जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उसमें नंबर 1 सबसे पहली चीज़ हमें बताई हुई है वो है हमारी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। और लेट से वो है 5 पर यूनिट। हमें वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट दी हुई है और वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है 5 पर यूनिट है। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी जो भी कॉस्ट प्रोडक्शन से रेलेवेंट है और जो वेरी करती है, यूनिट्स के साथ इंक्रीज होती है। इसके बाद अगली इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है हमारी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट की। ये भी कॉस्ट जो है वो वेरिएबल है, वेरी करती है, चेंज करती है, लेकिन ये पर्टेन करती है सेलिंग से, यूनिट्स को बेचने से। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट का मतलब ये हो गया कि आपको यूनिट बेचोगे तो तब जो कॉस्ट इनकर होगी वो। और लेट से मिसाल ले लेते हैं कि ये है 2 रुपीज़ पर यूनिट। अब वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट की एग्जांपल इस तरह से हो सकती है कि लेट से कार मैन्युफैक्चरर है और उसका एक शोरूम है, और शोरूम पे एक बंदा है और वो लोगों को गाड़ियां दिखाता है, और जब गाड़ी पसंद करता है कोई बंदा, कोई कस्टमर, तो वो गाड़ी उसको बेच दी जाती है। तो वो जो बंदा जिसको मैं गाड़ी दिखाने के लिए पैसे दे रहा हूँ, कमीशन दे रहा हूँ, मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि वो लोगों को गाड़ी दिखाए और कोशिश करे कि लोग गाड़ी ख़रीद लें। अगर लोग गाड़ी ख़रीदते हैं तो इसको कमीशन मिलता है। तो ये एक वेरिएबल कॉस्ट है। सेलिंग इसलिए है क्योंकि वो बंदा जो हमारे लिए काम कर रहा है वो गाड़ी बेचने के लिए कर रहा है, उसको कमीशन दिया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है हमारी फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट। और जो हमारी फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट है हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो है 100 फॉर अ पीरियड, फॉर अ टाइम पीरियड, फॉर अ ईयर। जब फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं तो वो यूनिट्स के साथ वेरी तो नहीं करती है। और उसके बाद फाइनली हमारे पास है हमारी फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट। और हम कह लेते हैं कि हमारी फिक्स सेलिंग कॉस्ट है 50 रुपये। सही, ये कुछ डेटा लिख दिया मैंने। चारों की एक एक एग्जांपल भी लिख देता हूँ। लेट्स से कार मैन्युफैक्चरर है, उसकी वेरिएबल प्रोडक्शन क्या हो सकती है। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट की एग्जांपल होगी टायर्स। जितनी वो गाड़ियाँ ज़्यादा बनाएगा उतने ज़्यादा टायर्स लगेंगे। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर,
ये सारी चीज़ें वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट में आ जाती हैं। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट में क्या होगा वो कार मैन्युफैक्चरर जब शोरूम पे गाड़ियाँ लेकर आता है और उसका बंदा लोगों को गाड़ियाँ दिखाता है, वो लोग गाड़ियाँ पसंद कर कर ख़रीदते हैं, तो मैं वहाँ पर एक बंदा है उसको ऑफ़र कर रहा हूँ सेल्स कमीशन। ये हमारी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है। जब हम फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करेंगे तो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट की लेट से कार मैन्युफैक्चरर और सेलर के लिए जो एग्जांपल लेंगे वो होगी रेंट ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री का रेंट क्यों? क्योंकि फैक्ट्री वो जगह है जहाँ पर गाड़ियाँ बनती हैं, जहाँ पर गाड़ियाँ प्रोड्यूस होती हैं। तो रेंट ऑफ फैक्ट्री इज़ एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, जहाँ गाड़ियाँ बन रही हैं। फिक्स सेलिंग कॉस्ट की बात करते हैं। फिक्स सेलिंग कॉस्ट जो है उसकी एग्जांपल है रेंट ऑफ शोरूम। जो मेरा शोरूम है, शोरूम वो जगह है जहाँ से गाड़ियाँ बिकती हैं, वहाँ का जो रेंट है वो सेलिंग कॉस्ट में आएगा। सही है। अब हम अपने मार्जिनल कॉस्टिंग पर फोकस करते हैं और मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। देखो, पहले मैं मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लूँगा, फिर उनको रिकंसाइल करूँगा, फिर देखेंगे कि आखिर हम मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं या एब्जॉर्प्शन से क्यों बनाते हैं, दोनों के फ़ायदे नुकसान क्या होते हैं। सही। तो पहले हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं। मैं एक बिल्कुल बेसिक सा मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट पहले बना देता हूँ। ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग से अगर P&L बनाया जाए तो हम लोग बिल्कुल बेसिक सा जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं वो कुछ ऐसा होता है कि हम सबसे पहले अपना सेल्स रेवेन्यू लिखते हैं। जब हम अपनी सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू लिखते हैं, उस सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू में से हम लेस कर देते हैं सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट्स, सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट्स। सही। जब हम सारी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो जो अमाउंट बचता है उसको कहा जाता है कंट्रीब्यूशन। और जब हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है उसमें से फिर हम लेस करते हैं अपनी सारी की सारी फिक्स्ड कॉस्ट्स। और फिर फाइनली हमारे पास आ जाता है हमारा प्रॉफिट। सही। अच्छा, अब देखो यार, यहाँ पर हमने अपनी कॉस्ट को कैसे ब्रेक किया है ये याद रखना। देखो, हमें ये तो पता है ना कि हमारा कभी भी जो प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है सेल्स रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट के। हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में अपनी कॉस्ट को दो हिस्सों में ब्रेक किया है, यहाँ पर सारी वेरिएबल कॉस्ट और यहाँ पर सारी फिक्स्ड कॉस्ट। सही। अब इस डेटा के हिसाब से हम अपना एक P&L या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, कुछ और इन्फॉर्मेशन जो मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूँगा वो कुछ इस तरह से है कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि ड्यूरिंग दिस ईयर, ड्यूरिंग जो भी ये साल था, हमने जो प्रोडक्शन करी इन यूनिट्स वो है 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स हमने बनाए। और जो हमने सेल्स करी है या जो मेरे यूनिट्स सोल्ड हैं, जो मेरे यूनिट्स सोल्ड हैं वो हैं 4 यूनिट्स। बनाए मैंने 5 यूनिट्स हैं, बेचे मैंने 4 यूनिट्स हैं। और कंपनी के ऑपरेशंस का ईयर नंबर 1 है, पहला साल है। लेट्स से अब हम अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग से मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा। सबसे पहली चीज़ सेल्स रेवेन्यू। सबसे जो पहली चीज़ होगी वो है सेल्स रेवेन्यू। और हम एक और चीज़ भी एज्यूम करते हैं, वो है हमारी सेलिंग प्राइस। लेट्स से कि एक यूनिट की जो सेलिंग प्राइस है वो है 100।
तो जो मेरा सेल्स रेवेन्यू होगा, मैंने 4 यूनिट्स बेचे, एक यूनिट है 100 रुपए का, सेल्स रेवेन्यू इन टोटलिटी हो जाएगा 400 रुपए। फिर इस फॉर्मेट को देखते हुए हमें सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है, लेकिन वो बिल्कुल ब्रीफ फॉर्मेट था, अब उसको मैं एक्सपेंड करूंगा। हम लोग हेडिंग डालेंगे अपनी वेरिएबल कॉस्ट, और जब हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो सबसे पहले हम स्टॉक की मूवमेंट दिखाएंगे। स्टॉक की मूवमेंट यानी कि हम दिखाएंगे अपना ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखो, ये याद रहे कि मैंने एज्यूम किया है कि कंपनी का ईयर 1 है, ऑपरेशंस का पहला साल है, बिल्कुल अभी कंपनी जो है ना स्टार्ट हुई है, तो कंपनी का कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्रोडक्शन, जिन यूनिट्स की प्रोडक्शन हुई है उन यूनिट की अमाउंट। कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन हुई है? 5 यूनिट्स की प्रोडक्शन हुई है, मल्टीप्लाइड बाई किस अमाउंट पर ये वैल्यूड होंगे। देखो, जब हम करेंगे अपनी मार्जिनल कॉस्टिंग, तो जो एक यूनिट की वैल्यू है ना, यानी कि हम जो इन्वेंट्री को वैल्यू देते हैं, इन्वेंट्री में सिर्फ और सिर्फ हम लोग वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को शामिल करते हैं। हम बोलेंगे कि एक यूनिट मुझे 5 रुपए का पड़ा है, हम इस फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को शामिल नहीं करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग में। इसकी कोई रीज़न होगी, वो रीज़न हमें बाद में देखनी है, अभी हम सिर्फ P&L बना रहे हैं। हम वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट का जो ख़र्चा है, हम सोचेंगे कि एक यूनिट बस उतने का ही पड़ा है जितनी हमारी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को अकाउंट फॉर नहीं करेंगे, लिहाजा एक यूनिट वैल्यूड होगा 5 रुपये पर, और अगर 5 यूनिट्स 5 रुपये के हिसाब से वैल्यू किए जाएँ तो मैं ये बोलूँगा ये जो मैंने 5 यूनिट्स बनाए हैं ये मुझे 25 रुपये के पड़े हैं। इसमें से माइनस किया जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा? देखो, हमने 5 यूनिट्स बनाए जिसकी टोटल वैल्यू 25 है, एक यूनिट की वैल्यू 5 है, उसमें से हमने 4 यूनिट्स जब बेच दिए तो पीछे कितने यूनिट्स बचे? एक यूनिट बच गया 5 रुपये वाला, तो मैं यहाँ से 5 रुपये माइनस करूँगा और मैं ये बोलूँगा कि 20 रुपये यहाँ से माइनस होने चाहिए। ठीक है, ये बात याद रहे कि हम अपने सेल्स रेवेन्यू में से अमाउंट जो माइनस कर रहे हैं, जो वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर रहे हैं, वो सिर्फ उन यूनिट्स की माइनस कर रहे हैं जो यूनिट्स हमने बेचे हैं। हमने 4 यूनिट्स बेचे हैं, 5 रुपये के हिसाब से 4 यूनिट्स के 20 होते हैं। हमने बनाए 5 यूनिट्स से, उसमें से एक यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में चला गया, बैलेंस शीट पर रहेगा, इस साल नहीं अगले साल बिकेगा, हमारे पास ही है, बेचे हमने 4 यूनिट्स। इसके अलावा ये भी याद रखो कि अभी तक हमने वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट की कोई भी वर्किंग नहीं करी है, लेकिन इस फॉर्मेट पे हमें सारी वेरिएबल कॉस्ट पहले माइनस करनी है, फिर आकर आएगा कंट्रीब्यूशन। तो हम यहाँ से मज़ीद माइनस करेंगे हमारी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, और वो कितनी होगी? जब मैं वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट की बात करूँगा तो मैंने 4 यूनिट्स बेचे हैं और हर यूनिट पर मिसाल के तौर पर 2 रुपये का सेल्स कमीशन दिया है, तो 8 रुपीज़ यहाँ से माइनस होंगे फॉर वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, ये जो अमाउंट है ये कैसे बना है? ये बना है आपका 4 यूनिट्स आपने बेचे हैं और एक यूनिट पर 2 रुपये का कमीशन देते हो, तो 8 रुपीज़। इसको ज़रा अगर हम माइनस कर दें, यानी कि 400 में से 20 और 8 दोनों चीज़ें माइनस कर दें, तो हमारे पास नेट ऑफ होकर 372 रुपीज़ बच जाता है। ये 372 रुपीज़ क्या कहलाते हैं? ये कहलाएगा कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है, ये है हमारे कंट्रीब्यूशन की वैल्यू। अच्छा, जब हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे तो अभी भी हमें कुछ काम करना है, वो ये है कि हमें अपनी सारी फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है। मैं यहाँ पर अगर अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कंटिन्यू करूँ तो मैंने कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया, ये वहीं से कंटिन्यूएशन है। हमारा जो कंट्रीब्यूशन है
वो है 372। इसमें से अब माइनस होंगी सारी की सारी फिक्स कॉस्ट, तो हम लिखेंगे लेस फिक्स्ड कॉस्ट्स। फिक्स कॉस्ट में हमारे पास कितनी तरह की फिक्स कॉस्ट हैं? दो तरह की फिक्स कॉस्ट हैं। एक है हमारी फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, तो हम लिखते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट, 100 रुपये। और दूसरी है हमारी सेलिंग की कॉस्ट। सेलिंग की कितनी कॉस्ट है? सेलिंग की कॉस्ट है 50 रुपीज़। हम अगर 372 में से अपनी दोनों की दोनों फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें तो हमारा जो प्रॉफिट आता है वो बन जाता है 222। सही है, 222 रुपीज़ का हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से प्रॉफिट आ रहा है। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, अपनी कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स पोर्शंस में बाइफरकेट करते हैं। पहले सारी वेरिएबल कॉस्ट्स, उसके बाद सारी की सारी फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के बाद। इसी हिसाब से मैंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है। मैं चाहूँगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लोग नोट कर लो और एक चीज़ हाईलाइट भी कर लो अपने पास, वो ये कि जो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है ये मार्जिनल कॉस्टिंग में यहाँ पर 100 के 100 रुपये पूरे के पूरे माइनस हुए हैं। इसका कुछ काम आगे आएगा जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग समझ रहे होंगे। तो ये याद रखना कि फ़िक्स प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो हमने 100 के 100 रुपये पूरे के पूरे जो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट का अमाउंट था सारा का सारा इसी साल एक्सपेंस आउट कर दिया है। ठीक है, और ये भी याद रखना कि जो क्लोजिंग स्टॉक है इसमें ये जो 5 रुपये हैं ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल प्रोडक्शन की कॉस्ट को। सही, और ये हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का P&L है। अब हम सेम डेटा से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का P&L बनाएंगे और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि जो डिफरेंसेस होते हैं वो क्यों आते हैं। तो अब हम चलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तरफ।